इन्दसद्वन्द्याणं तिह्वणहितमधुरविशदकाणम् अन्तातीतगुणाणं ऋणमुजिनाणं जिदुर्भवाणं सहजानन्दचैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमोऽनेकान्तविश्रान्त महिम्ने परमात्मने स्वसंवेदनसिद्धाय जनाय परमात्मने शुद्धजीवास्तिकाय नित्यानन्दचिदे नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयं नमो वत्सायाणं नमो लोय सर्वसाहोणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की अंतिम तीर्थदर्श वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो अनुयोगों की व्यवस्था थी, उन अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर पंचासिका ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे। भव्यात्माओं आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचासिकाय में हम सभी भव्यों के लिए वस्तु स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। वस्तु स्वरूप की व्याख्यान करते समय 5 अस्तिकाय रूप उन विशेष द्रव्यों का व्याख्यान आचार्य भगवंत इस ग्रंथ में कर रहे हैं। उन्हीं 6 द्रव्यों में से जो अस्तित्व और कायत्व से युक्त है, ऐसे विशेष संज्ञा को प्राप्त उन 6 द्रव्यों में से 5 अस्तिकायों का व्याख्यान हमने यहाँ समझना प्रारंभ किया था। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, यह उन पंचास्तिकाय के विशेष नाम, विशेष संज्ञाएं थी। इन विशेष संज्ञाओं को समझाने के उपरांत गाथा नंबर 4 में कुंद कुंद स्वामी इस सामान्य विशेषात्मक अस्तित्व के साथ साथ कायत्व की व्याख्या कर रहे थे, क्योंकि जो अस्तिकाय यह शब्द निष्पन्न हुआ है वह इन 2 ही शब्दों से प्राप्त हुआ है, अस्ति और काय। जिस द्रव्य में त्रैकालिक अस्तित्व, होनापना, द्रव्यत्व है, चाहे वह सामान्य हो या विशेष हो, उसे अस्तित्व भाव कहा। और जिस भावों से प्रदेश के प्रचयों को, समूहों को
प्राप्त हुआ जाता है उसे कायत्व भाव का। ऐसे अस्तित्व और कायत्व भाव से जो युक्त पदार्थ है, द्रव्य है, वस्तु है, उन्हें ही अस्तिकाय कहा और संख्या में 5 होने के कारण से उन्हें पंचास्तिकाय कहा। उस सामान्य विशेषात्मक अस्तित्व के साथ साथ हमने 2 शब्द और समझे थे, नियत और अनन्यमयी। जो अस्तित्व नियत है, स्थित है, व्यवस्थित है, वही अस्तित्व पर्यार्थिक द्रव्यार्थिक दोनों नयों की भिन्न भिन्न अपेक्षा से कभी वही अस्तित्व नियत रूप भी है तो कभी वही अस्तित्व अनन्यमयी भी है। द्रव्यार्थिक ने अस्तित्व को अनन्यमयी कहेगा और पर्यार्थिक ने उसे ही नियत स्थित कहेगा। इन विषयों को समझने के उपरांत कल आचार्य भगवंत जयसेन स्वामी की टीका में हमने विशेष दृष्टांत के साथ समझा था, जैसे किसी टोकनी में रखे हुए बेर के समान भिन्न रूप अस्तित्व द्रव्य में नहीं है। जैसे किसी हाथ पर रखे हुए पेन की तरह द्रव्यत्व और अस्तित्व में भिन्नत्व नहीं है, अपितु हाथ में लगे हुए उंगली के समान ही वह अभिन्न अनन्यमयी अयुत सिद्ध अस्तित्व है। इस अस्तित्व के विषय में समझने के उपरांत अब कायत्व को समझना बहुत आवश्यक था। इसलिए जयसेन स्वामी कायत्व को समझाते हुए कुंद स्वामी ने दिए हुए अणु महान शब्द का विस्तार हमारे लिए करेंगे। 3 मुख्यता से विशेषण हमें समझने थे, जो कि 2 अस्तित्व के संदर्भ में थे और 1 कायत्व के संदर्भ में था। अस्तित्व के संदर्भ के 2 विशेषण हमने नियत और अनन्यमयी, इसका व्याख्यान अमृतचंद स्वामी की अपेक्षा से, जयसेन स्वामी की अपेक्षा से, कुंद स्वामी की अपेक्षा से समझा था। अब हमें जो जयसेन स्वामी कायत्व के विषय में अणु महान का विस्तार करने वाले हैं, उसे ही तात्पर्य वृत्ति टीका से समझना है। पढ़ते हैं तात्पर्य वृत्ति गाथा को, तात्पर्य वृत्ति टीका को गाथा नंबर 4 की। कल पहला पैराग्राफ पढ़ा था, आज दूसरे पैराग्राफ से प्रारंभ करते हैं। गाथा नंबर 4, तात्पर्य वृत्ति टीका, आचार्य जयसेन स्वामी। इदानीं कायत्वं चोच्यते। अब यहाँ पर कायपना, कायत्व यानी कायपना, काय शब्द और कायत्व शब्द एक भाववाची है और एक द्रव्यवाची है। काय यानी प्रदेशों का प्रचय, समूह, और ऐसे भाव से जो युक्त है ऐसा कायत्व। यहाँ पर कायत्व को कहते हैं ऐसा लिखा। फिर अणु महंता, जो कि कुंद स्वामी ने शब्द का प्रयोग किया था, अणु महंता, उस अणु महंत को कहते हुए अब विस्तार आगे टीका में पढ़ते। मिल गया सबको? कल पढ़ा था, उसके आगे ही दूसरे पैराग्राफ में पढ़ रहे हैं। अणु महंतः, अणु महंतः अणुना परिच्छिन्नत्वाद अणु शब्दे नात्र प्रदेशा गृह्यन्ते। अणु भी प्रदेशेर महंतो अणु महंतः। शब्द हमने अमृतचंद स्वामी की टीका से भी समझा था। अणु और महान कितने शब्द थे?
दो शब्दों का समुदाय कर कर एक शब्द निष्पन्न हुआ था अणु महान। जैसे पंच, अस्थि और काय, इन तीनों से पंचास्थि काय उत्पन्न हुआ था, ऐसे ही अणु और महान, इन दोनों शब्दों के समूह से अणु महंत शब्द उद्घाटित हुआ। तो अणु महंत क्यों कहा, उसका व्याख्यान करते हुए कह रहे हैं, अणुना परिच्छिन्नत्वाद अणु शब्देन अत्र प्रदेशा गृह्यन्ते। अणुना परिच्छिन्नत्वाद अणु शब्देन अत्र प्रदेशा गृह्यन्ते। जो अणु के द्वारा ज्ञात होने के कारण, कौन, हमने समझा था माँ प्रदेश किसे कहते हैं, प्रदेश किसे कहते हैं, आकाश का जितना भाग, जितना स्थान एक अविभागी पुद्गल परमाणु ने घेर के रखा है, रोक के रखा है, प्राप्त करके रखा है, उस आकाश के प्रदेश को अणु, ऐसे आकाश के उस प्रदेश को ही या स्थान को ही प्रदेश ऐसी संज्ञा दी गई। पुनः समझना, बहुत बड़े अनंत आकाश में से वह स्थान, वह क्षेत्र, जितने क्षेत्र में एक अविभागी पुद्गल परमाणु ठहरता है, वह स्थान प्रदेश संज्ञा को प्राप्त होता है। उसी परिभाषा को इंगित करते हुए आचार्य महाराज जयसेन स्वामी कह रहे हैं, अणुओं के द्वारा ज्ञात होने से, क्या कहा, अणुनाम परिच्छिन्नत्वाद, अणु के द्वारा ही जानने योग्य होने से प्रदेश को ही हम अणु कह रहे हैं। समझ में आया? 1 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध, जबकि नाप अलग था और दूध और कपड़ा अलग था, पर 1 मीटर प्रमाण से, 1 लीटर प्रमाण से हमने उस कपड़े को, दूध को नापा था, इसलिए हमने दूध को, कपड़े को भी 1 लीटर या 1 मीटर कहा था। पिछली टीका में भी हमने समझा था, माना कि धोखे से हमारे पास घर में तो कोई लीटर का, मिलीमीटर का माप तो होता नहीं है, पर लगभग हमें पता होता है कि 1 लीटर की कैन है, ये 2 लीटर की कैन है, ये 5 लीटर की बाल्टी है, ऐसा पता नहीं होता। जैसे ही माना कि किसी को 1 लीटर सामग्री हमें घर में भी नापना है, तो हम वही कैन ढूंढ के उसमें से नाप के दे देते। क्या वह 1 लीटर का प्रमाण था? क्या 1 लीटर प्रमाण से उस बर्तन को हमने 1 लीटर का बर्तन, ऐसा एक प्रमाण घोषित किया था, जबकि प्रमाण भिन्न था और वह बर्तन भिन्न था। पर उस प्रमाण के हिसाब से उस बर्तन को नापने से हमने सामान्य रूप से उसे ही 1 लीटर की कैन ले जाना, 2 लीटर की कैन ले आना। कैन 1-2 लीटर की होती है क्या? कैन कभी 1-2 लीटर की नहीं होती। 1-2 लीटर तो कोई द्रव्य पदार्थ होता है, पर उसको जैसे हम उपचार से कह रहे हैं कि 2 लीटर की कैन ले जाओ, समझना, जैसे 2 लीटर की कैन ले जाओ, ये क्या था? व्यवहार से, उपचार से कथन था। 2 लीटर दूध, पानी, तेल, कोई तरल पदार्थ होता है। कैन कभी 2 लीटर की नहीं होती, वो तो धातु की होती है। पर फिर भी हमारा कथन ऐसा ही चलता है, 2 लीटर की, 1 लीटर की, 5 लीटर की। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं, जैसे लीटर से नापी हुई वस्तु के कारण बर्तन उतने प्रमाण का हुआ था, ऐसे ही हम प्रदेश को अणु कह रहे हैं। क्यों? जबकि प्रदेश भिन्न विषय है और अणु भिन्न विषय है। अणु मात्र
मूर्तिक पुद्गल पर्याय की, पुद्गल द्रव्य की ही पर्याय है, जबकि प्रदेश अन्य सभी द्रव्यों में लगाया जा सकता है। पर ये दोनों भिन्न होने पर भी एक क्यों कह रहे हैं? ये उपचार से, व्यवहार से कथन है। अणु के द्वारा प्रदेश की गणना होती है, अणु के द्वारा ही प्रदेश का प्रमाण निकाला जाता है, इसलिए प्रदेश को ही अणु कहा। प्रदेश क्या द्रव्य में? अणु को द्रव्य में नहीं घटा रहे हैं, अणु को प्रदेश के साथ जोड़ रहे हैं। अणु बराबर द्रव्य नहीं है, अणु बराबर प्रदेश है। समझना, जो बर्तन हमने दूध पानी आदि के लिए प्रयोग किया था, उसी बर्तन को हम 2 लीटर का बर्तन कहेंगे, 5 लीटर की बाल्टी कहेंगे। अन्य सामग्री को नहीं कहेंगे 2 लीटर की रोटी ले आओ, 5 लीटर की चावल ले आओ, नहीं। जो तरल नहीं, बर्तन भी कह रहे हैं तो रोटी से या रोटी का डिब्बा 5 लीटर का ले आओ, ऐसा नहीं कहा जाएगा। समझना, रोटी का डिब्बा 5 लीटर का नहीं होगा जिसमें तरल पदार्थ भरे जाते हैं, ऐसे ही बर्तन को कहा जाएगा कि 2 लीटर का गंज ले आओ। तपेली रहती है, उसका भी प्रमाण ऐसा ही है। पर जिसमें अब रोटी के डिब्बे में पानी भरोगे क्या, उसमें तरल द्रव्य भरने का संबंध ही नहीं आता। इसलिए ये अणु का जो संबंध बनाया जा रहा है मात्र प्रदेशों के साथ बनाया जा रहा है, सभी द्रव्यों के साथ नहीं। द्रव्यों में भी घटाना है तो द्रव्यों के प्रदेशों में घटाया जाएगा, पूरे द्रव्य में नहीं। पंडित जी, पूरे द्रव्यों में नहीं घटाया जाएगा, चाहे प्रदेश आकाश के हो, जीव के हो, धर्म अधर्म किसी भी विषय में वह हो, वह कैसे है? मूल अणु के द्वारा आकाश के प्रदेश ये परिभाषित किया, पर उन प्रदेशों को हम किस किस में खोजते हैं? सभी द्रव्यों के प्रदेश नहीं होते क्या? सभी द्रव्यों के प्रदेश नहीं होते क्या? होते हैं, पर उस प्रदेश की परिभाषा जब करेंगे तो पुद्गल और आकाश 2 ही द्रव्यों का आलंबन है। समझना, जब भी नाप लिया जाएगा, कभी भी वह जो कपड़ा नापने का टेप है, वह जब भी बनाया जाएगा लोहे का, प्लास्टिक का आदि का ही बनाया जाएगा। कभी उसको प्रमाण बनाने के लिए कहीं अन्य सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे वह रोटी के डिब्बे को लीटर में नहीं कहा जाएगा, ये डिब्बे में कहा जा सकता है 2 किलो का डिब्बा, मत समझना, वहाँ 2 किलो का डिब्बा कहा जाएगा, पर 2 लीटर का नहीं कहा जाएगा। 2 लीटर की कैन, बाल्टी आदि कही जाएगी। ऐसे ही समझना, प्रदेश एक संज्ञा है और उस संज्ञा को प्राप्त करने के लिए हमने 2 द्रव्यों का आलंबन लिया है। कौन से? पुद्गल का परमाणु और आकाश का स्थान। क्योंकि अवगाहना देना अन्य किसी द्रव्य का मुख्य लक्षण नहीं है, मुख्य तो आकाश का ही है। इसलिए सबसे बड़ा क्षेत्र किसका है? इन 6 द्रव्यों में सबसे बड़ा अनंत क्षेत्र आकाश द्रव्य के पास है। इसलिए आकाश द्रव्य और सबसे छोटा स्थान किसका है? पुद्गल परमाणु का। इसलिए इन दोनों के आलंबन से प्रदेश की परिभाषा परिभाषित की है मात्र, और उन प्रदेशों को हम सभी द्रव्यों में लगाकर समझेंगे। जैसे सूत्र बनाया है कोई गणित का, विज्ञान का, सूत्र तो मात्र बनाने वाले ने कुछ ही एक दृष्टांत को लेकर बनाया होता है, पर वह सूत्र क्या अन्य स्थानों पे नहीं लग सकता? वैसा ही कोई सम प्रॉब्लम गणित है तो वैसा का वैसा ही वहाँ लगता है। क्यों माँ, आप तो वकील कुछ पढ़े हैं ना आपने,
जो कोर्ट के सेक्शंस है, केस लॉज होते हैं, वह केस लॉज तो मात्र एक व्यक्ति के निर्णय पर निर्धारित होता है, पर वैसी ही सादृश घटना घटने पर ऐसा कहा जाता है 1980 में अमुक वर्सेस अमुक की केस लॉ में यह स्टडी करके समझ में आया और वैसी ही सिचुएशन यहाँ पर है, इसलिए उसके तहत उनकी केस स्टडी के अनुसार वह जज ऐसा ऐसा निर्णय देता है। ऐसा है कि नहीं? चाहे केस लॉ हो चाहे सेक्शंस हो, वह एक फॉर्मेट मात्र बना के रखा है, पर उसे लगाना भिन्न होता है और प्रमाण भिन्न होता है। ऐसे एक प्रदेश जो सबसे छोटी इकाई अणु के द्वारा आकाश की बनाई गई है, उसको हम प्रत्येक द्रव्य में लगाकर समझेंगे, क्योंकि हमने जीव द्रव्य के प्रदेश समझे क्या? कार्यशाला में हमने जीव द्रव्य के प्रदेश समझे क्या? जीव द्रव्य कितना प्रदेशी है? जीव द्रव्य कितना प्रदेशी है? आकाश द्रव्य कितना प्रदेशी है? आकाश द्रव्य भूल गए सब 15 दिन में। आकाश द्रव्य भले ही एक है माँ, आकाश द्रव्य की संख्या एक है, प्रदेश कितने हैं पंडित जी? अनंत प्रदेशी है। जीव अनंत होने पर भी असंख्यात प्रदेशी है। जीव की संख्या, द्रव्य की संख्या भिन्न समझना और प्रदेशियों की संख्या भिन्न समझना। एक जीव ऐसे अनंत जीव है, पर एक जीव कितना प्रदेशी? असंख्यात प्रदेशी। एक आकाश द्रव्य है, वह अनंत प्रदेशी। एक धर्म, एक अधर्म, एक एक है ना कि 2-3 है? 2-3 है। एक ही धर्म एक ही अधर्म द्रव्य है, वे भी कितने प्रदेशी? वे भी असंख्यात प्रदेशी है। और पुद्गल द्रव्य एक ऐसा है जो संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी होता है। अब पुनः समझ में आया? अब बताओ काल द्रव्य कितने हैं? काल द्रव्य कितने हैं? काल के प्रदेश कितने हैं? तब भी यही चर्चा हुई, पूरा रामायण पर ही बात आ गई। काल द्रव्य कितने हैं? काल के प्रदेश कितने हैं? यही पता नहीं तो क्या पंचास्ति काय पढ़ना? कायत्व कैसे समझ में आएगा? काल द्रव्य कितने हैं? काल द्रव्य मात्र एक नहीं है, काल द्रव्य भिन्न है और काल के प्रदेश भिन्न हैं। काल द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? आप बोलो एक। काल एक प्रदेशी होता है, कालाणु। ऐसे पंडित जी कितने कालाणु हैं? असंख्यात है। काल, यही तो कन्फ्यूजन है। धर्म एक होने पर भी असंख्यात प्रदेशी है, काल असंख्यात होने पर एक प्रदेशी है। बहुत अच्छे से ध्यान रखना चंद्रेश जी, बिल्कुल भी इसमें गफलत भ्रम नहीं होना चाहिए। धर्म एक है, असंख्यात प्रदेशी है, इसका बिल्कुल उल्टा समझ लो ना। काल एक होने पर भी असंख्यात क्या है? काल एक है कि एक प्रदेशी है? काल एक है ना? काल एक नहीं है। काल द्रव्य असंख्यात है कालाणु की अपेक्षा से, पर प्रदेशी एक ही प्रदेशी है, तभी तो कायत्व नहीं है। कायत्व क्यों नहीं है? एक प्रदेशी होने से उसमें कायत्व नहीं है। अभी समझाएंगे जयसेन स्वामी आगे। समझ में आया? विषय हमारा चल रहा था, एक द्रव्य की आलंबन से दूसरे द्रव्य के क्षेत्र को हमने प्रमाण बना लिया। लीटर पानी से बर्तन को हमने 1 लीटर का बर्तन बना लिया, मान लिया, प्रमाण कर लिया, तो बर्तन 1 लीटर हुआ क्या? प्रश्न समझ में आया क्या? बर्तन 1 लीटर हुआ क्या? 1 लीटर का बर्तन तो होगा, पर 1 लीटर बर्तन नहीं होगा। ऐसे ही
उपचार से जैसे कह रहे हैं, ऐसे ही प्रदेश को हम उपचार से अणु कह रहे हैं, जबकि अणु भिन्न है, प्रदेश भिन्न है। पर अणु से ही प्रदेशों की गणना होती है या अणु से ही प्रदेश का प्रमाण बनाया जाता है। इसलिए कथनचित प्रदेश ही अणु है, अणु ही प्रदेश है, ऐसा यहाँ पर कहा, ऐसा यहाँ ग्रहण करना है। जो अणु महान शब्द है उसमें अणु से क्या अभिप्राय है? अणु से किसे ग्रहण करना है? अणु से एक प्रदेश को ग्रहण करना है। कौन सा? मध्य प्रदेश कि उत्तर प्रदेश? नहीं, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश कोई नहीं, आकाश का प्रदेश जो एक अविभागी पुद्गल परमाणु से ग्रहण करने योग्य क्षेत्र था, ऐसा एक प्रदेश उपचार से अणु है, क्योंकि अणु से ही निष्पादित है, अणु से ही ज्ञात होता है, इसलिए उसे अणु कहा। फिर महान क्यों कहा, उसका विस्तार आगे कहते हैं। अणु भी ही प्रदेशेर महंतो अणु महंतः। अणु के द्वारा ही, यह प्रदेशों के द्वारा यानी अणु या प्रदेशों के द्वारा ही जो महानता को प्राप्त हुआ है, संख्या में बहुलता को प्राप्त हुआ है, ऐसा वह अणु महान है। समझ में आया? अणु इज इक्वल टू, अणु के बराबर प्रदेश, और महान के बराबर बहु, अनेक, बहुत सारे। ऐसे अनेक प्रदेशों का, अनेक अणुओं का जो समान है, प्रमाण है, उसका जो समूह है, वही अणु महान है। समझ में आया? महान मतलब एक अणु बड़ा नहीं है, एक अणु तो छोटा ही है, पर ऐसे बहुत 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 सारे अणुओं की संख्या जोड़ने से, प्रदेशों के प्रचय से, प्रदेशों के समूह से उसे अणु महान कहा। अणु महान नहीं है, समझना। अणु महान नहीं है, न महान अणु है, पर अणु संख्या की अपेक्षा से महान है। परमाणु की बात नहीं चल रही, अभी परमाणु की बात नहीं चल रही, अभी सभी पांचों अस्थिकायों की व्याख्या चल रही है। अभी मात्र पुद्गल की व्याख्या नहीं चल रही। पांचों पंचास्तिकाय अणु महान है। पुद्गल तो है ही, पर पांचों भी अणु महान है, क्योंकि प्रदेश अणु है, अणु मतलब प्रदेश। ऐसे बहुप्रदेशी, पांच अस्तिकाय बहुप्रदेशी है क्या? पांच अस्तिकाय बहुप्रदेशी है क्या? उस बहुप्रदेशी का ही पर्यायवाची नाम अणु महान है। बहुप्रदेशी का ही पर्यायवाची नाम अणु महान है। बहु यानी महान, बहु सास की नहीं, बहु यानी महान, और प्रदेशी यानी अणु। समझ में आया? मात्र आगे पीछे किया है। प्रदेश प्रचय बराबर अणु महान बराबर बहुप्रदेशी। प्रदेश यानी अणु, प्रचय यानी समूह महान, बहु यानी महान और प्रदेश यानी अणु। इस प्रकार से तीनों भी एक दूसरे के पर्यायवाची नाम हैं। इसलिए कायत्व इससे सिद्ध हुआ। कायत्व क्या था? अणु महान था। कायत्व किसे कहा था? बहुप्रदेशी को कहा था। कायत्व किसे कहा था? प्रदेश प्रचय को कहा था, प्रदेशों के समूह को कहा था। तो प्रदेशों का समूह ही अन्य शब्द में कुंद कुंद स्वामी अणु महान रूप भाषित कर रहे हैं। उसे ही हमने बहुप्रदेशी समझा था आज तक, उसे अमृतचंद स्वामी ने प्रदेश प्रचय के रूप में ग्रहण किया था। मात्र शब्दों का हेरफेर है, अभिप्राय वही है। समझ में आया? पुद्गल का मात्र विषय नहीं चल रहा था, पुद्गल की व्याख्या आगे होगी। ये पांचों क्या
पांचों की तो बात ही कर रहे हैं, अभी पांचों की ही बात कर रहे हैं। ये कोई पुद्गल मात्र की व्याख्या नहीं चल रही है। अणु का मतलब आप मात्र पुद्गल परमाणु ग्रहण ना करें। इसलिए कहा अणु यहाँ पर प्रदेश का पर्यायवाची नाम है। और प्रदेश कौन से द्रव्यों में है? प्रदेश कौन से द्रव्यों में है? पुनः पूछ रहा हूं, प्रदेश कौन से द्रव्य में है पंडित जी? 6 में है। बहुप्रदेशी नहीं है काल, पर प्रदेश तो है। प्रदेश 6 ही द्रव्यों में होंगे। कुछ एक प्रदेशी है, कुछ अनंत प्रदेशी है, कुछ असंख्यात प्रदेशी है, कुछ संख्यात प्रदेशी है, पर प्रदेश तो 6 ही द्रव्यों में है। इसलिए यहाँ मुख्यतः अभी पंचास्तिकाय की ही चल रही है, पुद्गल की व्याख्या अभी प्रारंभ नहीं हुई। इसलिए अणु महान कौन से द्रव्य है? अणु महान कौन से? सब में 6 नहीं बोलो, 6 नहीं है, 5 ही है। अणु महान पूछ रहा हूं। अणु तो सभी है, अणु तो सभी है, पर अणु महान 5 ही है। समझ में आया क्या माँ? अणु तो सभी है, प्रदेशी सभी है, पर बहुप्रदेशी 5 ही है। अणु सभी है, पर अणु महान 5 ही है। अब पुद्गल की व्याख्या आगे करते हैं। द्वेणुक स्कंधापेक्षा द्वाभ्याम मणुभ्याम महंतोणु महंतः इति कायत्वम उक्तम। जो 2 अणु वाले स्कंध, उसकी अपेक्षा से 2 अणुओं से जो अणु महान है वह अणु महान है, और उसे कायपना कहा है। 2 अणु मतलब 2 अणु मतलब मात्र स्कंध नहीं। मात्र पुद्गल में पुनः मत जाओ, क्योंकि अणु से अभी हमने समझा था पहले ही। जैसे गणित बनाते हैं, पहले माना कि पिता की उम्र x थी, तो जब वहाँ गणित में x आएगा, हमें पहले वाक्य को देखना है, पिता की उम्र = x। पहले ही उसमें उन्होंने कहा है कि अणु बराबर प्रदेश है। जहाँ एक प्रदेश है वहाँ कायत्व नहीं है, और जहाँ 2 से अधिक अणु या 2 से अधिक प्रदेश, यहाँ अणु से प्रयोजन अभी मात्र पुद्गल से नहीं है। पुद्गल तो है ही, पर शेष 4 अस्तिकाय भी वहाँ पर है अणु महान करने के लिए। समझ में आया क्या? 2 अणु = 2 अणु बराबर स्कंद। तो चंद्री जी हमने पहले से सीखा है। यहाँ जयसेन स्वामी 2 अणु को क्या कह रहे हैं? बहुप्रदेशी अणु महान। स्कंध तो पुद्गल की अपेक्षा हो गया, अभी पंचास्तिकाय की अपेक्षा से चल रहा है। अणु महान एक था, तब तक अणु था, प्रदेश था, और जैसे ही 2 अणु हो गए, 2 प्रदेश हो गए, वही अणु महान हो गया। क्योंकि 2, 1 से अधिक 2 बहुत होते हैं। वे 2, 3, 4 जितने भी प्रदेशों का प्रचय बना है, समूह बना है, वह अणु महान है। और जहाँ अणु महान है वहाँ कायत्व है। क्या कहा? द्वे अणुक स्कंध अपेक्षा, 2 अणु की स्कंध की अपेक्षा से। क्या पंडित जी मात्र स्कंध हम पुद्गल में ही लगाएंगे क्या? प्रश्न समझ में आया? क्या स्कंध मात्र पुद्गल का ही होगा क्या? जब अणु पुद्गल का मात्र नहीं होगा तो स्कंध भी उपचार से हम अन्य प्रदेशों के प्रचय को भी कह सकते। उपचार से 1 लीटर का बर्तन, 2 लीटर की कैन, ये उपचार से जैसे है, ऐसे ही उपचार से अन्य में भी हम स्कंध की कल्पना कर सकते हैं। वास्तविकता में परमाणु और स्कंध पुद्गल की ही पर्याय है।
पर उसे उपचार से हमने प्रदेश कहा था और प्रदेश के समूह को स्कंध कह रहे हैं। इसलिए दो अणु के जो स्कंध रूप परिणमन है द्वाभ्याम अणुभ्याम महंतो, दो अणु मतलब महान हो गए और ऐसे अणु से बना हुआ महान, इसलिए अणु महान होए से कायत्वम उक्तम, उसमें ही कायत्व कहा। किसमें? किसमें? अणु महान तो को बहुप्रदेशी हुआ, पर बहुप्रदेशी किसमें? 5 में। जिसमें जिसमें अणु महानपना है, जिसमें जिसमें बहुप्रदेशत्व है, वे सभी कौन हैं? वे सभी कायत्व गुण से युक्त है। समझ में आया? जिन जिन द्रव्यों में बहुप्रदेशत्व अनुमहानपना है, वे सभी कायत्व गुण से युक्त होने से वे काय है। काय है? काय है? काय है? काय है। कहने कहने में अंतर है। काय है? काय है। प्रदेश रूप है, प्रदेश प्रचय रूप है। आगे पढ़ते हैं। एक प्रदेशणो कथम कायत्वमिति चेत, मिल गया। एक प्रदेशाणो कथम कायत्वमिति चेत, एक प्रदेश को एक प्रदेशी अणु को आप कायत्व कैसा कह रहे हो? एक प्रदेश वाले अणु को आपने कायत्व कैसे कहा? अब कहाँ पे पहुंच गए आचार्य भगवान? अब पुद्गल पे पहुंचो, क्योंकि बाकी तो अणु 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 बनकर वे सभी असंख्यात संख्यात अनंत रूप है ही, पर जो पुद्गल परमाणु है वह कितने प्रदेशी है? पुद्गल परमाणु, पुद्गल परमाणु। अरे पंडित जी क्या बात कर रहे हो? पुद्गल परमाणु। क्या हो गया आज? पुद्गल द्रव्य नहीं पूछ रहा हूं, पुद्गल परमाणु एक एक और एक ही प्रदेशी है भाई। उससे तो प्रदेश की हम व्याख्या कर रहे हैं। आप संख्यात असंख्यात अनंत करोगे तो सब हमारी बैलेंस ही गड़बड़ हो जाएगा। पुद्गल परमाणु कितना? एक ही प्रदेशी है। फिर जब पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है तो उसमें कायत्व कैसे? पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी होने पर उसमें कायत्व कथमिति चेत, उसमें कैसे संभव है? स्कंधानाम कारणभूतायाः स्निग्ध रुक्षत्व शक्ते सद्भावदुपचारेण कायत्वं भवति। मिल गया? स्कंधानाम कारणभूतायाः, स्कंध के लिए कारणभूत होने से पहला स्निग्ध रुक्षत्व शक्ति सद्भावात, दूसरा दुपचारेण, तीसरा कायत्वम नास्ति, कायत्वम भवति। मिल गया? ऊपर नीचे नहीं करना, नहीं तो भौतिक के नीचे नास्ति लिखा है, जैसे नास्ति पढ़ा वैसे नास्ति आप भी पढ़ लो। हाँ, परस्पर विरोध हो जाएगा। समझ में आया? स्कंधों का कारण होने से कौन? परमाणु। पुद्गल परमाणु स्कंध का कारण है क्या? स्कंध का कारण कौन? स्कंध की उत्पत्ति कैसे होती है? तत्वाद सूत्र से। भेद और संघात दोनों से चाक्षुष स्कंध की प्राप्ति होती है। तो जो स्कंध के लिए कारण जो हमने अभेद रूप या जोड़ने रूप संघात रूप कहा था, वह संघात करने के लिए कौन था? सबसे पहले परमाणु। स्कंध के लिए कारण होने से स्निग्ध रुक्षत्व शक्ति सद्भावात, उस पुद्गल परमाणु में स्निग्ध रुक्ष शक्ति होने से, स्निग्ध रुक्ष शक्ति सद्भावात, ये दो हो गए। तीसरा दुपचार उपचारेण कायत्वम भवति, उपचार से कायत्व घटित होता है। किसमें?
जिसमें जिसमें स्कंद बनने की शक्ति है, जिसमें जिसमें स्निग्ध रुक्ष शक्ति है, जो उपचार से ऐसा प्राप्त करता है, ऐसे परमाणु को भी क्या कहा? कायत्व कहा। जबकि भिन्न बाकी शेष 4 द्रव्यों में वहाँ तो साक्षात कायत्व दिखता है, क्योंकि प्रदेश प्रचय है, समूह है, जीव भी धर्म अधर्म आकार इनमें समझ में आता है। पर स्निग्ध रुक्षत्व किसके गुण हैं? हाँ, स्निग्ध रुक्ष किसके गुण हैं? स्निग्ध रुक्ष कौन से द्रव्य के गुण हैं? जोर से बोलो ना पुद्गल के। मैंने थोड़ा सा हाँ कह के डर जाते कि गलत तो नहीं बोल दिया हमने। मूर्तिक द्रव्य के ही स्निग्ध रुक्ष आदि गुण हुआ करते हैं, और विशेष रूप से उनके ही विषय में यहाँ व्याख्यान चल रहा है। क्या अमूर्तिक द्रव्य के चंद्रेश जी स्निग्ध रुक्ष चिकना ठंडा गरम ऐसा होगा क्या? भाई स्पर्श रस गंध वर्ण किसकी प्रॉपर्टी है, किसका गुणधर्म है? रस रूप गंध वर्ण ये सब कुछ उस पुद्गल के निमित्त से ही होता है। पुद्गल एक है, इसलिए स्कंध का कारण होने से, स्निग्ध रुक्षत्व की शक्ति होने से, स्निग्ध रुक्ष रूप भले ही परमाणु में परिपूर्ण रूप से स्निग्धत्व रुक्षत्व गुण प्रकट नहीं है, नहीं है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, प्रकट नहीं है, प्रकट नहीं है, ऐसा परमाणु हो ही नहीं सकता जिसमें रस गंध वर्ण नहीं हो। होगा क्या? ऐसा कोई पुद्गल परमाणु है इस ब्रह्मांड में जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण आदि गुण नहीं हो ही नहीं सकता। उससे तो उसकी पहचान है, भले ही स्वभाव रूप हो, पर 5 वह गुण होंगे ही होंगे। 5 कौन से? 5 कौन से? 5 कौन से? पुद्गल के 4 पहले गुण बताओ। स्पर्श रस गंध और वर्ण, ये तो 4 ही हुए, मैं 5 कह रहा हूं। मतलब मैं गलत बोल रहा हूं या फिर आप समझ नहीं पा रहे हो? कौन गलत? शुद्ध पुद्गल परमाणु में 5 होते हैं पंडित जी। स्पर्श के 2, रस 1, गंध 1 और वर्ण 1, ऐसे शुद्ध पुद्गल परमाणु का वह गुणधर्म बताए। जो 4 है ना, 2 जोड़ी वाले, उनमें से 2 स्पर्श शुद्ध पुद्गल परमाणु में होते हैं, एक रस एक गंध और एक वर्ण होता है। बहुत अच्छे से लिख लो, ये जरूरी है। 2 स्पर्श, एक रस, एक गंध और एक वर्ण, कितने हो गए? 5। ऐसे 5 है, कोई स्रोत नाम का उसमें जुड़ने वाला नहीं है। समझ में आया? 2 स्पर्श, एक रस, एक गंध, एक वर्ण, शुद्ध पुद्गल परमाणु में इतना ही होता है। अशुद्ध पुद्गल जो स्कंद है उसमें अधिक होता है। इसका विस्तार से व्याख्यान पढ़ना है तो आलाप पद्धति के सूत्रों को पढ़ लो, उसमें टीका में भी विस्तार से किया है, पंचाशिका में आगे भी बताएंगे, और नियमसार प्रवचन सार में भी इसका बहुत अच्छे से व्याख्यान है। समझ में आया? 5 वे ही 4, पर स्पर्श के 2, इसलिए शेष 3 मिला के 5 हो। कोई भी 2 हो सकते हैं जो परस्पर विरुद्ध होंगे। मतलब चिकना ठंडा गरम में से कोई एक ही होगा। चिकना मुला कड़क, इसमें जो परस्पर विरुद्ध है उनमें से उन 4 युगल और 4 युगल, ऐसे जो 4 युगल बनाए हैं, उन 4 युगल में एक, इस 4 युगल में एक, वो भी परस्पर भिन्न। वो भी कैसे परस्पर भिन्न? ठंडा और गर्म में से कोई एक होगा, कड़ा और नरम में से कोई एक होगा। ऐसे उन 4 की युगल में से अधिक पुद्गल परमाणु में 2 ही हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। पर स्कंधों में, पंडित जी स्कंधों में अधिक हो सकते हैं, स्कंधों में अधिक हो सकते हैं, पर परमाणु में ये 5 ही होंगे।
समझ में आया? आगे पढ़ते हैं, समय हो रहा है। स्कंधानाम कारणभूतानाम स्निग्ध रुक्षत्व शक्ति सद्भावात उपचारेण कायत्वम भवति होता है। कालानो नाम पुनर्बंध कारणभूताया स्निग्ध रुक्षत्व शक्तिरभावात उपचारिणामपि कायत्वम नास्ति। काल द्रव्य में कहाँ पहुँचे? 5 की व्याख्या हो गई। पुद्गल को, पुद्गल परमाणुओं को भी कह दिया। अब काल द्रव्य की व्याख्या कह रहे हैं। कालाणु कितना? कालाणु कितना? कालाणु कितने? कालाणु काल द्रव्य पूछ रहा हूं, कितने? काल द्रव्य फिर एक, पहला पड़ा 55। अरे कालाणु तो असंख्यात है, एक प्रदेशी है ना। अभी अभी 10 मिनट भी नहीं हुए। कालाणु नाम ऐसे असंख्यात कालाणु हैं, पर वे कालाणु पुनर्बंध कारण भूताया, पुनर्कारण उनमें स्कंद बनने के लिए या बंध बनने के लिए जो कारणभूत स्निग्ध रुक्षत्व शक्तिरभावात, स्निग्ध रुक्ष किसमें है? कालाणु में। वो भी तो कालाणु है, अणु है, पर कालाणु में स्निग्ध रुक्ष की शक्ति नहीं होने से बंध का कारण है क्या? बंध के लिए हमने सूत्र पढ़ा था तत्वाद सूत्र में, स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधा। स्निग्ध रुक्ष से ही बंध है और कालाणु में स्निग्ध रुक्ष शक्ति नहीं है, इसलिए बंध का कारण नहीं है। इसलिए कालाणु नाम कायत्वम नास्ति, कालाणु में कायत्व नहीं है। क्यों नहीं है? बंध का कारण स्निग्ध रुक्षत्व नहीं है, इसलिए उपचार से भी, उपचार यद्यपि उपचारणामपि, उपचार से भी वह कायत्व नहीं है। शक्त्याभावेपि कस्मात्, शक्ति का अभाव कैसे कह रहे हो आप? पुद्गल परमाणु में तो आप शक्ति कह रहे हो, जबकि आपने पुद्गल परमाणु नहीं देखा, कालाणु भी नहीं दिख रहा है, तो फिर आप कालाणु को शक्ति का अभाव है ऐसा कैसे सिद्ध करोगे? प्रश्न समझ में आया क्या? कालाणु में स्निग्ध रुक्ष की शक्ति नहीं है, ये आपने कैसे कहा? कुछ तो कारण बताओ ना। तो उत्तर देते हैं अमूर्तवादिति। अरे भाई, जो मूर्तिक होता है ना, उसमें ही तो स्निग्ध रुक्ष आदि प्रॉपर गुणधर्म होते हैं। जो अमूर्तिक काल द्रव्य है, उसको कैसे स्निग्ध रुक्ष आदि गुणधर्म होंगे? वे परिपूर्ण रूप से स्निग्ध रुक्ष स्पर्श रस गंध वाले पुद्गल में ही होंगे, मूर्तिक में ही होंगे, अमूर्तिक में नहीं। और कालाणु मूर्तिक है कि अमूर्तिक? अमूर्तिक होने से अमूर्तवाद, अमूर्तत्वादिति, अमूर्तक होने से उसमें शक्ति की अपेक्षा से भी किंचित भी बंद होने की योग्यता नहीं है, इसलिए कायत्व नास्ति। पंचास्तिकाया नाम विशेष संज्ञाम अस्तित्वम कायत्वम च उक्तम। पंचास्तिकायों की विशेष संज्ञा, अस्तित्व, कायत्व भी यहाँ पे कह दिया। अब समारोप कर रहे हैं जयसेन स्वामी। इस प्रकार से वे कह रहे हैं पंचास्तिकाय की 5 विशेष संज्ञाएं, सामान्य विशेषतात्मक अस्तित्व, फिर कायत्व भी यहाँ पर समझाया। अत्र गाथा सूत्रे अनंत ज्ञानादि रूपा शुद्ध जीवास्तिकाय एवोपादेय इति भावार्थः। कितने अर्थ समझने होते हैं हमें? कितने अर्थ समझने होते हैं? शब्दार्थ, भावार्थ, मतार्थ, नयार्थ और आगमार्थ। क्रम क्रम से मतार्थ, नयार्थ सब कुछ हमने समझा, अब आखिरी में भावार्थ समझा रहे। इतना रामायण हुआ, अब क्या जरूरत है? इतने रामायण की क्या जरूरत थी चंद्रेश जी? पूरे द्वादशांग का पढ़ने का सार क्या है? भावार्थ क्या है? जीवोन्य पुद्गलाश्चान्न इत्यसो तत्व संग्रह। जीव भिन्न है, पुद्गल भिन्न है, इतना ही तत्व का संग्रह। यहाँ पर इतनी गाथा सूत्र का हमारे लिए भावार्थ क्या है?
सब कुछ समझा। यहाँ कह रहे हैं गाथा सूत्रे अनंत ज्ञानादि रूपा, अनंत ज्ञान आदि रूप जो शुद्ध जीवास्तिका है, एव उपादेयम इति भावार्था। उपादेय कौन है? अनंत ज्ञान रूप जो शुद्ध जीवास्तिका है वही उपादेय है, अन्य कोई उपादेय नहीं है। इसी प्रकार से भावार्थ भी हुआ। सारांश, भावार्थ ग्रहण करने योग्य एक लाइन में बताओ क्या है? ये सब कुछ समझना जरूरी है, पर हमें ग्रहण किसे करना है? इन सबको छोड़कर शुद्ध जीवास्तिकाया। उस शुद्ध जीवास्तिकाय ही हमारे लिए उपादेय है, परम उपादेय है, अन्य कुछ नहीं। यही भावार्थ हुआ। समय भी पूर्ण हुआ और चौथी गाथा भी पूर्ण हुई। कल पांचवी गाथा को बहुत अच्छे से कुंद कुंद स्वामी गुण, पर्याय, द्रव्य आदि की विस्तार से व्याख्या करेंगे। उसको कल समय पर समय की बात समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय हाँ किसमें? हाँ, निश्चय से शुद्ध जीवास्तिका है पंडित जी, और व्यवहार से शुद्ध जीवास्तिका है। हाँ, व्यवहार से शुद्ध जीवास्तिका है, निश्चय से शुद्ध जीवास्तिका है, दोनों हमारे लिए परम उपादेय है। इस प्रकार से समय की उपादेयता समाप्त हुई। हेय होने से पहले हम समय को यही विराम लेते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की